आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन अगर हिंदी में समझें तो पृष्ठ का तनाव है। पृष्ठ माने सरफेस, और अगर इंग्लिश में देखें तो टेंशन ऑन द सरफेस है। सरफेस मीन्स 2 डायमेंशनल एरिया। तो यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया फिगर 1 में। एक ऊपर की सरफेस दिखा रखी है किसी लिक्विड की, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड में ही काम करती है अधिकतर ना, जिसमें मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स जो मोशन के लिए फ्री हों। तो मोलिक्यूल्स जो मोशन के लिए फ्री होते हैं जनरली लिक्विड में होते हैं। तो इसलिए सरफेस टेंशन जब भी हम बात करेंगे तो लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारी लिक्विड सरफेस है, गोल सी दिखा रखी है। सपोज जैसे बाउल है, बाउल में पानी भर लो, ऊपर से देखो बाउल को, कटोरे को ऊपर से देखो तो ऊपर का हिस्सा में जो पानी दिखेगा सबसे ऊपर, वो वाला पानी दिखा रखा है सपोज इसमें। तो उस लिक्विड में आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें, ए बी लाइन ड्रॉ कर रखी है, सिंगल लाइन। एक हमारे बाउल था, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी दिखाते हैं आप। इसमें कोई सी भी एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर लें, ए बी। ये मैंने ए और बी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो क्या होगा, ए बी लाइन से नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे वाली सरफेस जो होगी ऊपर वाली सरफेस को ऐसे खींचेगी, और ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस को ऐसे खींचेगी। तो इस लाइन के दोनों तरफ की सरफेस एक दूसरे को खींचेंगी किसी फोर्स से। वो फोर्स क्या मानिए, एफ। तो जो भी काल्पनिक रेखा खींचिए ए बी, उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगी दोनों तरफ, एफ। और अगर काल्पनिक रेखा की लंबाई एल है, ए बी की लंबाई एल है, तो वो फोर्स प्रति एकांक बल प्रति एकांक लंबाई यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल पृष्ठ तनाव कहलाएगा, यानी कि सरफेस टेंशन कहलाएगा। तो सरफेस टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स acting on the surface of a liquid. If an imaginary line is drawn on the surface of a liquid, then the force acting on that imaginary line per unit length is known as surface tension. If in this formula we take, suppose L is equal to 1, suppose we take L is equal to 1, then T becomes F. इसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी लिक्विड के सरफेस पे प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। या इंग्लिश में लिखा है, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ अ लिक्विड सरफेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन दैट सरफेस। यानी क्या हुआ, ये जो आपने इमेजिनरी लाइन खींची थी, यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन ए बी खींची थी, ये रही ए बी, ए और बी, इसके परपेंडिकुलर और पर यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये मोलिकुलर इंटरप्रिटेशन क्या है सरफेस टेंशन का, यानी कि मोलिकुलर लेवल पे आप सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लाप्लास ने किया था। तो हम वही लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं, और लिक्विड के एग्जांपल में फिगर से ही शुरू करते हैं। फिगर देखो बच्चों बनी हुई है, इसे मैं एनलार्ज कर देता हूँ इस फिगर को। इसमें ए बी सी डी जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी सी डी क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमने कोई 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे, ए बी सी और डी में। अब इन सबसे मॉलिक्यूल्स में यानी अणु में ए बी सी डी जो अणु हैं, इनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है। किसी भी लिक्विड में
कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, उसकी रेंज बहुत छोटी होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल, मान लिया एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिक्विड में, ये मान लिया लिक्विड थी, ये लिक्विड सरफेस थी, ये लिक्विड सरफेस है, मान लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे इसमें। एक मॉलिक्यूल मान लिया पी पोजीशन पे और एक है क्यू पोजीशन पे, और पी और क्यू क्या है, बहुत दूर है। बहुत दूर मीन्स इनका पी और क्यू, ये क्यू है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर। दो अगर लिक्विड हैं, सपोज आपका एक था मॉलिक्यूल पी पोजीशन पे और एक किस पोजीशन पे था, क्यू, और सपोज इनके बीच में डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं सपोज 1 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि पी क्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी किसी तरह का बल नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जिससे वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकें, वो डिस्टेंस कहलाता है मॉलिक्यूलर रेंज। यहाँ दे रखा है मॉलिक्यूलर रेंज, ये देखिए, वो डिस्टेंस कहलाता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज लगभग 10⁻⁹ मीटर की होती है। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स इस डिस्टेंस पे हैं या इससे कम डिस्टेंस पे हैं, तो इफ़ पी क्यू जो डिस्टेंस है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, अगर ऐसा है पी क्यू डिस्टेंस, तब तो उनके बीच में फोर्स काम करेगी, इंट्रैक्शन काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो इंट्रैक्शन नहीं काम करेगा। तो इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल को हम यहाँ बना लें, एक मॉलिक्यूल था, तो इससे 10⁻⁹ सेंटीमीटर इधर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर इधर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर इधर, और मीटर 10⁻⁹ मीटर इधर, 10⁻⁹ मीटर इधर, सब जगह 10⁻⁹ मीटर तक जो मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके चारों तरफ, ये इसे प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ भी प्रभावित कर सकता है, यहाँ भी प्रभावित कर सकता है, यहाँ भी प्रभावित कर सकता है, यहाँ भी प्रभावित, यानी कि 10⁻⁹ मीटर का अगर आप एक स्फीयर बनाते हैं इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो सेंटर में रखा है, तो इसके विदिन जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब इससे प्रभावित करेंगे। यही मॉलिक्यूलर रेंज कहलाती है। यानी इसकी रेडियस जो आर है, अगर आर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर का कोई स्फीयर बना दें किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ, तो मॉलिक्यूलर स्फीयर कहलाएगा। और उसके विदिन, उस स्फीयर के विदिन जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस सेंटर वाले को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, इससे इंटरेक्ट करेंगे। तो यही हमने चित्र में दिखा रखा है। हमने ए बी सी डी 4 मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं। अब देखो इनकी पोजीशन में क्या अंतर है। जो डी मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में बहुत अंतर है, अंदर की तरफ है लिक्विड में। लिक्विड की अपर सरफेस कौन सी है, लिक्विड की अपर सरफेस बेटा ये वाली है, ये, यानी बाउल में अगर लिक्विड है तो ऐसे है, बाउल ऐसे लिक्विड है, ये भरा हुआ है लिक्विड, ऐसे भरा हुआ है, और इसमें ए बी सी डी पोजीशन दिखा रखी है, ऐसे भरा हुआ है बाउल में, और इसमें कहाँ दिखा रखी है, ये सारा ए बी सी डी जो पोजीशन है इस लिक्विड में दिखा रखी है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब डी पोजीशन जो है वो बाउल में नीचे की तरफ है, वो लिक्विड सरफेस से नीचे है डी। तो ठीक है, इन 4 पोजीशन को देखते हैं। डी पोजीशन में क्या दिख रहा है आपको, इस डी पोजीशन में दिख रहा है, जो डी पोजीशन है इसमें जो स्फीयर है, इस स्फीयर में लिक्विड के सारा लिक्विड मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, क्योंकि सारी लिक्विड है इसके अंदर। सी स्फीयर में भी सारे लिक्विड है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बी पोजीशन में ये बनाए स्फीयर, थोड़ा सा स्फीयर लिक्विड सरफेस के बाहर जा रहा है, यानी बी ऐसे आ रहा है कि लिक्विड सरफेस ऐसे थी तो ये ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा पोर्शन इसका बाहर जा रहा है, लिक्विड नीचे है, इससे थोड़ा सा बाहर है। इसका मतलब बी पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल है उसमें नीचे की तरफ, उसके मॉलिक्यूलर स्फीयर जो है उसमें नीचे की तरफ तो मॉलिक्यूल ज़्यादा है। नीचे की तरफ मीन्स यहाँ,
इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, और ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे इस वाले हिस्से में जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े कम होंगे, क्योंकि ऊपर कटा हुआ है स्फीयर, ऊपर लिक्विड कम है नीचे लिक्विड ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल ऊपर क्या होंगे, कम होंगे, नीचे ज़्यादा होंगे। इसका मतलब, और इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया पी, इसके ऊपर मैंने 3 मॉलिक्यूल बना दिए, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, ये 4 मॉलिक्यूल हैं, ये 5 हैं, ये 5 ऊपर बना दिए, ये 6 ऊपर बना दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे बना दिए। तो इस पी मॉलिक्यूल जो होता है ये पी, इसमें अगर हम वाली लाइन खींच दें, ये सपोज बी मॉलिक्यूल है, पी पी की जगह क्या है, बी समझ लो, बी मॉलिक्यूल। तो इसमें नीचे की तरफ तो 8 10 है, नीचे की तरफ तो 8 10 है, ऊपर की तरफ कितने हैं, ऊपर की तरफ केवल 6 हैं। तो नीचे वाले जो खींचेंगे इसे वो ज़्यादा फोर्स हो जाएगी, और ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स हो गई, ऊपर की तरफ कम हो गई। डी में ऊपर नीचे की फोर्स बराबर थी, सी में ऊपर नीचे की फोर्स बराबर थी, बी में नीचे की फोर्स ज़्यादा हो गई, ऊपर की कम हो गई। ए में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब नीचे की तरफ ही हैं इसके। इसका मतलब ए में तो इसे जितने भी मॉलिक्यूल्स खींचेंगे नीचे की तरफ ही खींचेंगे, ऊपर तो खींचने वाले मॉलिक्यूल है ही नहीं ए के, क्योंकि ए सरफेस पर रखा हुआ है मॉलिक्यूल, सरफेस का मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, डी में चारों तरफ फोर्स बराबर है, सी में चारों तरफ फोर्स बराबर है, बी में नीचे की तरफ ज़्यादा है, और ए में टोटल फोर्स ही नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उस पर केवल नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, या जैसे जैसे मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ बढ़ता जाएगा उस पर नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है अपनी सरफेस पे मॉलिक्यूल को नहीं रखना चाहता। इसका मतलब लिक्विड जो है अपनी सरफेस को कम से कम करना चाहता है। जैसे आप एक पानी को क्या कर दो, गिलास में भर दो, तो ओपन सरफेस कितनी होगी उसकी, जो गिलास का ऊपर का हिस्सा है वही तो सरफेस हो जाएगी ऊपर की। और उसी पानी को अगर आप थाली में डाल दें गिलास में से निकाल के, तो उसकी ओपन सरफेस कितनी हो जाएगी, सारी की सारी ओपन हो जाएगी, थाली में फैल जाएगा ऊपर की तरफ। तो जो थाली वाला लिक्विड होगा उसमें सरफेस पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि सरफेस बड़ी हो गई ना, कुछ मॉलिक्यूल्स को तो सरफेस पर आना ही पड़ेगा, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर की सरफेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं, तभी सरफेस ज़्यादा होगी। और लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि सरफेस से मॉलिक्यूल को खींचना चाहती है, कम करना चाहती है। इसका मतलब लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है। यही जो सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं लिक्विड, इसी टेंडेंसी के कारण इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। 2 तरह की फोर्स होती है, एक होती है कोहेसिव और एक होती है एडेसिव। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स लगती है, अंतर आणविक बल कहते हैं वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स लगती है, आपस में जो मॉलिक्यूल्स में लगती है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में, एक जैसे मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कोहेसिव। और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कौन सी लगेगी, एडेसिव। तो जो कोहेसिव फोर्स है वो ए मॉलिक्यूल में सारी नीचे की तरफ लग रही है, बी में नीचे की तरफ ज़्यादा लग रही है, सी में चारों तरफ बराबर लग रही है, डी में भी बराबर लग रही है। तो अभी मैंने बताया था जब लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, जैसे आपने गिलास का पानी था तो गिलास की ओपन सरफेस कौन सी थी, ऊपर वाली, उसे आपने डाल लिया थाली में या किसी बड़े बर्तन में डाल लिया फ्लैट में, तो पानी फैल जाएगा, तो उसकी सरफेस बढ़ जाएगी, बहुत ऊपर की सरफेस बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब सरफेस को बढ़ा दिया आपने, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो नीचे से मॉलिक्यूल्स को ऊपर आना पड़ेगा सरफेस पे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सरफेस पे जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि लिक्विड की सरफेस तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बन रही है ना। मैं जरा फ्लाइट मोड लगा दूँ। तो लिक्विड की सरफेस जो है किससे बन रही है, मॉलिक्यूल से। इससे जितनी बड़ी सरफेस होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर सरफेस हम बढ़ाते हैं लिक्विड की, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
मॉलिक्यूल्स को ऊपर आना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, जितनी सरफेस बढ़ते जाएगी मॉलिक्यूल ज़्यादा आते जाएंगे ऊपर। और मॉलिक्यूल जो ऊपर आएंगे नीचे से, वो अपने कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। जैसे जैसे सरफेस के पास आते जाएंगे वैसे वैसे नीचे की फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो नीचे की फोर्स जो लग रही है, नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, उसके अगेंस्ट मॉलिक्यूल काम करेंगे। तो ये जो काम है, ये जो कार्य किया गया है मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे लाने में, चाहे वो किसी भी कारण से किया हो गया हो, किसी ने भी किया हो, यह भी डिस्कस करेंगे कैसे, किसने काम किया है, वो कार्य किसने किया है। ये जो कार्य किया गया है मॉलिक्यूल्स को नीचे से सरफेस पे लाने में, वो उनमें स्टोर्ड हो जाता है मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यही लिखा है, द वर्क इज डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नीचे से ऊपर जब मॉलिक्यूल को ले जाएंगे तो उसे हमें, उसके अगेंस्ट हमें कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? जो मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे थे, नीचे फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य जो होगा वो लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स में जो ऊपर आ गए सरफेस पे, उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब जो लिक्विड सरफेस में ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय स्टेबल, यानी अनस्टेबिलिटी क्या होती है? अनस्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी कम से कम होती है। जैसे आप स्टेबल कब होंगे? जब आप शांत और गंभीर बैठे होंगे। और आप अनस्टेबल कब होंगे? जब आपके अंदर खूब एनर्जी होगी। आप कभी ये सोचेंगे मैं ये कर लूँ, कभी मैं ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ। और जब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है? एक ही जगह लेट जाते हैं। तो आप स्टेबल हो गए। क्यों? आपकी एनर्जी कम हो गई। और जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं? आप अनस्टेबल होते हैं, आप कई सारे काम करना चाहते हैं। इसी तरह से लिक्विड या किसी सिस्टम को भी स्टेबल तब माना जाता है जब उसमें एनर्जी कम हो, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? कम। और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे। इसलिए उस सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए लिक्विड क्या चाहता है? मैं स्टेबल रहूँ। ये नेचर है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं स्टेबल रहूँ। तो उस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है? लिक्विड एनर्जी कम से कम रखना चाहता है अपनी। और एनर्जी कम से कम रखने के लिए उसे सरफेस पे अपने मॉलिक्यूल्स कम से कम करने हैं, क्योंकि सरफेस पे जैसे ही मॉलिक्यूल जाएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स कम करने हैं, वही कम करने की जो प्रोसेस होता है कि मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचना, वही सरफेस टेंशन कहलाती है। अब सरफेस टेंशन पे कई चीज़ों के प्रभाव पड़ते हैं। अगर लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ जाते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पे सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन क्या होती है? कम होती है। और एक टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर की पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जिस पर सरफेस टेंशन क्या होती है? 0 हो जाती है। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, यानी क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप। इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, यानी कि उसमें अशुद्धि मिला दी जाए पानी में। जैसे अशुद्धि में जैसे डस्ट, ग्रीस और ऑयल, इससे भी सरफेस टेंशन क्या होती है? कम हो जाती है। सॉल्यूट का इफेक्ट क्या होगा? सॉल्यूट में होता है, अगर सॉल्यूट इज सॉल्वेबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, सॉल्यूट क्या है? बहुत ढंग से घुल जाता है, तो उसकी सरफेस टेंशन को क्या होता है? बढ़ा देता है। और अगर वो सॉल्यूट ढंग से घुल नहीं पाता तो उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जैसे सॉल्ट पानी में घुल जाता है, इसलिए सरफेस टेंशन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जो वो होगा सोप, वो लेस सॉल्युबल है, तो क्या करेगा? वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा। फिनोल भी एग्जांपल दे रखा है इसने। सरफेस टेंशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा।
तो इसके आगे का सरफेस एनर्जी अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर को मैं ये ख़त्म करता हूँ।